दोस्तों 29 मई 2022 नेपाल की तारा एयरवेज का ट्विन इंजन एक विमान पोखरा एयरपोर्ट से जॉनसन के लिए उड़ान भरता है। इस फ्लाइट को करीबन 25 मिनट में पहुंच जाना था जॉनसन, लेकिन ये पहुंचा नहीं। करीबन 10 मिनट बाद इस विमान का ग्राउंड से रेडियो कंट्रोल भी टूट गया। नेपाल के एटीसी ने बार बार इस विमान के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला और बाद में पता चला कि ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, यानी कि क्रैश हो चुका है। तो क्या है नेपाल के इस विमान 9NAET के पीछे की कहानी कि ये क्रैश हुआ? जानेंगे हर एक छोटे डेटा को कि फ्लाइट कैसे जा रही थी और कहां पर जा रही थी और कहां पर ये दुर्घटनाग्रस्त हुई, और पायलट के लिए क्या चैलेंजेस थे जिस वजह से ये दुर्घटना हुई है, और इस दुर्घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है उसकी भी हम बात करेंगे। और साथ ही जानेंगे कि नेपाल में क्या चैलेंजेस हैं और किन चीजों को ठीक करने की जरूरत है जिससे इन क्रैशेस को रोका जा सके, क्योंकि नेपाल में आए दिन बहुत ज्यादा क्रैशेस होती हैं और उनके पीछे कारण क्या है, जो कि है आज के हमारे चर्चा का विषय। तो चलिए जानते हैं कि तारा एयरवेज कैसे क्रैश हुआ और क्या इसके पीछे की बड़ी वजह रही है। 29 मई एक सामान्य सा दिन नेपाल के पोखरा के लिए, और इसी दिन 9:55 पर नेपाल का 9NAE विमान टेक ऑफ करता है। इस विमान में बैठे थे 13 नेपाली, 4 इंडियन और 2 जर्मन लोग। साथ ही साथ इसमें 3 कैबिन क्रू भी थे, यानी कि कुल 22 लोग। मौसम को देखे तो सेंट्रल नेपाल में उस दिन मौसम खराब होने के अलर्ट थे, जिसमें प्री मॉनसून तूफान यानी कि स्टॉर्म आने की खबरें थी और उसका असर कुछ आसपास के रीजन्स में देखने को मिलता, लेकिन फिर भी कोई बड़ा अलर्ट नहीं जारी किया गया था जिससे इस फ्लाइट को कैंसिल किया जाता। ये प्लेन जा रहा था पोखरा से नेपाल के जॉनसन एयरपोर्ट पर, जिसमें करीबन 25 मिनट का समय लगता। विमान सामान्य तरीके से 10 मिनट तक उड़ता रहा। 10 से 12 मिनट के बीच ये विमान नेपाल के घोड़े पानी इलाके के ऊपर से उड़ान भर रहा था। घोड़ा पानी इलाके में फ्लाइट के 12वें मिनट के बाद ग्राउंड से प्लेन का कनेक्शन टूट गया, यानी कि अब विमान पायलट के ही हाथों में था। साथ ही साथ जमीन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी परेशान थे कि ये प्लेन रेडियो से क्यों डिस्कनेक्ट हो गया, और प्लेन का कोई अता पता नहीं था। और उसके बाद ये प्लेन रडार से भी थोड़ी देर में गायब हो गया। अब ना ही कोई रेडियो कांटेक्ट था और ना ही इस विमान का रडार पर कोई निशान। ये खामोशी खतरा और अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन पायलट की तरफ से कोई भी इमरजेंसी और मेडे कॉल नहीं आया था। तो एटीसी को लगा कि हम प्लेन से दोबारा कांटेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों, मेडे कॉल रेडियो कम्युनिकेशन का वो वर्ड है जिसे जान पर बनने वाली इमरजेंसी यानी कि खतरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कोई रेडियो पर 3 बार मेडे 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 बोलता है तो इसका मतलब होता है कि जानलेवा इमरजेंसी है। और इस मेडे को 1948 से इमरजेंसी कॉल्स के लिए दुनिया भर में यूज किया जाता है, जो कि जहाजों और शिप्स के लिए यूज होता है। और ऐसी कोई मेडे कॉल तारा एयरलाइन के उस प्लेन के पायलट ने नहीं दी थी, लेकिन बीतता हुआ एक एक सेकंड उस उम्मीद पर पानी फेरता जा रहा था। और आधे घंटे बीत जाने के बाद भी इस विमान से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया और न ही ये प्लेन जॉनसन के एयरपोर्ट पर उतरा। तो शक गहरा गया था। एयर अथॉरिटीज ने पायलट के मोबाइल पर भी कॉल किया, लेकिन फोन को किसी ने उठाया नहीं, या फिर कोई उठाने वाला जिंदा ही नहीं बचा था। जिसके बाद इस विमान को ढूंढने निकले 2 हेलीकॉप्टर, जो कि एक छोटे से प्लेन को इतनी बड़ी जगहों पर ढूंढ रहे थे। पर शाम होते होते मौसम भी खराब होता जा रहा था, जिसमें हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ सकते थे। 5 घंटे तक विमान को ढूंढा गया पर कोई निशान नहीं मिले। खबरें कंफर्म हो चुकी थी शाम तक कि प्लेन क्रैश हो चुका है। साथ ही मौसम काफी खराब हो गया था, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन को भी रोक दिया गया था। और ये फैसला कहीं ना कहीं दिल दहलाने वाला था, क्योंकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह होने वाला था और अगर कोई इस क्रैश में घायल भी होगा तो उसके जिंदा रहने के चांसेस सुबह तक शायद कम हो जाए। वो रात काफी खौफनाक रही होगी, और खासकर उनके लिए जिनके परिजन या रिलेटिव उस प्लेन से यात्रा कर रहे थे और उनको उस रात नींद नहीं आई होगी। घटना के अगले दिन 30 मई को रेस्क्यू टीम ने क्रैश साइट का पता लगाया और 14,500 फीट ऊपर गई, जहां पर चारों ओर प्लेन के टुकड़े पड़े हुए थे। प्लेन की इतनी बुरी हालत देखकर ही लग गया था कि किसी का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और इस रेस्क्यू टीम ने धीरे धीरे बॉडीज की तलाश करना शुरू की और कई बॉडीज को वहां से निकाला। इस जानलेवा हादसे ने नेपाल में हर किसी को दहला दिया
और कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए। अगर मौसम खराब था तो इस प्लेन को उड़ने ही क्यों दिया गया, और रेडियो कनेक्शन क्यों टूट गया, और आखिर पायलट ने इमरजेंसी कॉल क्यों नहीं की। ये सभी सवाल कहीं ना कहीं नेपालियों के दिल को खुरेद रहे थे, क्योंकि एक बड़ा विमान हादसा था और यहाँ पर पूरे के पूरे 22 लोगों की जान गई थी। दोस्तों, इसका भी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन ही हुआ है और साथ ही साथ मैंने भी डेटा को एनालाइज किया है कि ये प्लेन किस रूट से जा रहा था, साथ ही साथ कहां पर गड़बड़ी देखने को मिली, और मैं उन्हीं कारणों की बात करने वाला हूं। दोस्तों, नेपाल के पोखरा से जॉमसन का हवाई रूट बहुत खतरनाक रास्ता है, जहां अच्छे मौसम होने के बावजूद भी एक्सीडेंट होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इस रूट पर हैं कई सारे ऊंचे पहाड़, साथ ही साथ कुछ तीखे मोड़। अब तारा एयरलाइन के इस प्लेन के साथ आखिर हुआ क्या? डेटा को देखें तो प्लेन UTG 4:07 AM पर, यानी कि सुबह के 9:55 पर पोखरा से उड़ान भरा, जिसको आप फ्लाइट रेडार के डेटा पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लेन कितने मिनट पर कितनी हाइट पर था और उसने कैसे टर्न लिए। प्लेन शुरुआत से नॉर्मल तरीके से उड़ा, धीरे धीरे पायलट ने गति भी बढ़ाई, साथ ही साथ अपनी हाइट को भी बढ़ाया, क्योंकि ये रास्ता है काफी ज्यादा पहाड़ी वाला। तो कहीं ना कहीं यहाँ के पहाड़ों से बचने के लिए प्लेन को एक ऊंची उड़ान पर उड़ाना पड़ता है। प्लेन 10 मिनट तक तो सामान्य तरीके से उड़ता रहा, लेकिन प्लेन को 12 से 13 मिनट के बाद एक शार्प टर्न लेना था, जो कि नॉर्थ की तरफ काली गंडकी वैली की तरफ मुड़ने का टर्न था। और जैसे ही ये प्लेन थोड़ा मुड़ा, ये प्लेन रेडियो के साथ साथ रडार से भी गायब हो गया। और उस समय ये विमान नेपाल के घोड़ा पानी इलाके में था, जहां पर इसकी हाइट यानी कि एल्टीट्यूड था करीबन 11,800 फीट, और आखिरी बार जो इसका एल्टीट्यूड मेजर किया गया यानी कि इसकी हाइट मेजर की गई वो थी 12,825 फीट, जिसके बाद ये विमान रडार से गायब हो गया। यानी कि जो कुछ भी हुआ उस आखिरी के 10 से 12 मिनट के बीच में हुआ। और अगर उस 10 से 12 मिनट को देखें तो उस समय विमान की स्पीड तेज होती जा रही थी, साथ ही साथ ऊंचाई को भी बढ़ा रहा था, जिससे प्लेन ऊंची पहाड़ियों के ऊपर से निकल जाए। तो इससे ये तो साफ हो गया था कि प्लेन सही सलामत था, क्योंकि अगर प्लेन में कोई खराबी होती तो प्लेन नीचे की तरफ जा रहा होता और उसकी गति भी बढ़ती नहीं। लेकिन रडार डेटा ये कंफर्म करता है कि प्लेन सही सलामत था। 3D व्यूज में कुछ ऐसा देख सकते हैं कि इन्हीं पहाड़ों को पार करके प्लेन इन रास्ते से जा रहा था। पर यहाँ पर एक बड़ी गड़बड़ी लास्ट में देखने को मिली, और ये गलती देखने को मिली प्लेन की डायरेक्शन यानी कि हेडिंग्स में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्लेन पहले 297 डिग्री पर जा रहा था और उसके बाद एक छोटा सा टर्न लेते हुए वो 304 डिग्री हेडिंग पे गया, जो कि आप इस पिक्चर से आराम से समझ सकते हैं कि हेडिंग क्या है। वो एक सामान्य सा एंगल है जिस दिशा में ये विमान चल रहा था। तो यहाँ पर हम देख सकते थे कि ये विमान 304 डिग्री के एंगल पर चल रहा था, और उसके बाद एक बड़ा सा शार्प टर्न लेता है जो कि 336 डिग्री के बाद लिया, और लास्ट में ये 14 डिग्री पर गायब हो गया। यानी कि उस समय ये क्रैश हुआ। और एंगल बताते हैं कि इस विमान ने 75 डिग्री का एक शार्प टर्न लिया, जो कि नॉर्थ की तरफ लिया। और यहाँ पर पता करने की ये जरूरत थी कि इस विमान ने 70 से 75 डिग्री का एक तीखा मोड़ गलत समय पर क्यों लिया। और इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो मौसम बहुत खराब था या फिर पायलट ने इस टर्न को जानबूझकर लिया था। और ये चीज क्लियरली पता तब चलेगी जब इस फ्लाइट के ब्लैक बॉक्स के डेटा को एनालाइज किया जाएगा, जो कि अब मिल चुका है और उसको एनालाइज किया जा रहा है। लेकिन डेटा के हिसाब से यही दोनों कारण हो सकते हैं कि ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पहला कारण यही कहता है या तो मौसम बहुत खराब था, जिससे ये छोटा सा प्लेन बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, और यानी कि तेज हवाएं इन छोटे विमान को आसानी से उड़ाकर इनकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती हैं। तो हो सकता है कि विमान में जो शार्प टर्न देखने को मिला वो तेज हवाओं के चलते देखने को मिला, जिसमें पायलट ने विमान का कंट्रोल अपने हाथों से खो दिया और ये विमान पहाड़ से जाकर टकरा गया। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि इस विमान को जो तीखा मोड़ दिया वो पायलट ने ही दिया, क्योंकि पायलट को कहीं ना कहीं पता था कि उसको काली गंडकी वैली की तरफ मुड़ने के लिए एक तीखा टर्न लेना पड़ता है, जो कि घोड़ा पानी गेटवे के बाद लेना पड़ता है।
तो हो सकता है कि खराब मौसम के चलते जब विजिबिलिटी बहुत कम थी तब कहीं ना कहीं पायलट को लगा कि उसको अब एक शार्प टर्न लेना है काली गंडकी वैली की तरफ मुड़ने के लिए, और इसीलिए पायलट ने एक शार्प टर्न ली। लेकिन वो शार्प टर्न यानी कि शार्प मोड़ एक गलत समय पर ली गई क्योंकि प्लेन काफी पीछे था और वो शार्प टर्न पहाड़ी से जाकर टकरा गई। और ये इतना अचानक हुआ कि पायलट को कोई भी इमरजेंसी कॉल करने का समय ही नहीं मिला, और इसीलिए ये विमान अचानक से गायब हो गया रडार से भी, क्योंकि ये टकरा चुका था पहाड़ी से और रेडियो से कनेक्शन नहीं था, जिसमें खराब विजिबिलिटी के चलते ग्राउंड से उसको बताया जाता कि रास्ता कहां पर है। पायलट अपने अंदाजे और अपने अनुभव के हिसाब से प्लेन को चला रहा था, और इसी कारण कहीं ना कहीं पायलट ने खराब मौसम को देखते हुए विमान को ज्यादा ऊंचाई पर उड़ाना सही समझा, जो कि एक सही फैसला भी था, क्योंकि खराब विजिबिलिटी में शायद पायलट को ऐसे में ज्यादा टाइम मिल जाता कोई भी दिशा में मोड़ने के लिए, और अगर शायद रेडियो खराब ना होता तो कहीं ना कहीं ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल विमान को सही रास्ता दिखाता रहता। तो चलिए अब जानते हैं कि नेपाल में क्या वो बड़े कारण हैं जिसके चलते आए दिन ज्यादा क्रैशेस होती हैं और कैसे नेपाल इन चीजों को सही कर सकता है। दोस्तों, प्लेन क्रैशेस में नेपाल का खराब रिकॉर्ड रहा है। अगर हम पिछले 30 सालों की ही बात करें तो करीबन 27 प्लेन क्रैशेस नेपाल में देखे गए हैं, जिनमें कई लोगों ने जान गंवाई है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होने के कारण कुछ नेचुरल भी हैं और कुछ मैन मेड भी। नेचुरल कारणों में से एक है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पहाड़ है, जिसके चलते विमानों को ज़्यादा खतरा होता है, तो टर्न करने में भी बहुत समस्या होती है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है नेपाल में बहुत ज़्यादा विमान हादसों का। दूसरा बड़ा कारण है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, नेपाल की एविएशन सेक्टर काफ़ी कम खर्चा करती है इन एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट पर, और इन एयरपोर्ट को आने वाली टेक्नोलॉजीज के साथ अपडेट या फिर अपग्रेड करने के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण है जिससे विमान हादसे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तीसरी बड़ी चीज़ है कि नेपाल की एविएशन सेक्टर अपनी पुरानी क्रैशेस से लेसन्स नहीं लेती, उनको ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं करती, साथ ही साथ उन पर कोई कड़े एक्शंस नहीं लेती, जिससे आम लोगों की जानों पर ज़्यादा खतरा है। अगर कुछ खतरनाक रूट्स हैं तो उनको आसान रूट के साथ बदला जाना चाहिए, भले ही वो लंबे क्यों ना हो, क्योंकि उससे जान का खतरा तो कहीं ना कहीं कम होगा। तो ऐसे कदम बहुत कम उठाए जाते हैं, जो कि एक सही रिकॉर्ड नहीं है, और इस पर नेपाल की एविएशन सेक्टर को जरूर काम करना चाहिए। तो यही कुछ बड़े कारण हैं जिनकी वजह से नेपाल में बहुत ज़्यादा फ्लाइट क्रैशेस होती हैं, और इनको कम करना नेपाल और नेपाल की एविएशन सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की रियल चीज़ क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हम तक पहुंचाइएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ओरिजिनल और रियल इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन ज़रूर दबा ले। धन्यवाद। NI न्यूज़।